कंचीपुरम नाम के गांव में सीता और लक्ष्मी दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। सीता और लक्ष्मी के पिता चंदन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। एक दिन की बात है, उनके घर सुनील नाम का एक आदमी रुपए मांगने के लिए आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो, या फिर तुम लोगों ने जो भी रुपए लिए हैं वो पैसे मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा तो है कि मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। हमें थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, मैं आपके रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मेरे रुपए लौटा पाते हो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो ही चुके हैं। अभी तक तो तुमने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। सुनील के जाने के बाद चंदन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप से कहता है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमें यूँ रास्तों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंदन रुपए देने के लिए बहुत इंतजाम करता है, पर वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 महीने के बाद सुनील फिर से चंदन के घर पर आ जाता है और चंदन से कहता है, रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था और 1 महीना पूरा हो गया है। अब मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे रुपए दो या फिर इस घर से निकल जाओ। मेरे पास अभी रुपए नहीं है, तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। अगर तुम मुझे मेरे घर से निकाल दोगे तो मेरी बेटियां कहाँ पर रहेंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम इस घर से निकल जाओ। अब ये घर मेरा हुआ। और ये कहकर सुनील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और घर पर ताला लगा देता है। इस बात से चंदन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो चंदन की पत्नी नीता और उसकी दोनों बेटियां चंदन को संभालती हैं। फिर वो सभी उस घर से चले जाते हैं। अभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी और सीता को रास्ते में आसमान की ऊंचाइयों में जा रही एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी को देखकर लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे माँ पिताजी, इस सीढ़ी को देखिए, चलिए ना हम इससे ऊपर चलते हैं, पता नहीं ऊपर क्या होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या पता ऊपर कोई खतरनाक भूत या चुड़ैल हो तो? नहीं पिताजी, चलिए ना, क्या पता ऊपर ढेर सारे खजाने वगैरह हो। प्लीज प्लीज चलो ना प्लीज। उनके इतनी जिद करने पर वो सभी लोग बारी बारी से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। जब वो सभी ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लहंगे का घर होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे ये घर तो खाली लग रहा है, क्यों ना हम लोग इसी घर में रुक जाएं? कितना सुंदर है ये घर। पता नहीं ये घर किसका है। यदि इस घर का मालिक आ गया तो वो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं बेटा, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। जब आएगा तब निकालेगा, तब तक तो हम इस घर पर रह सकते हैं ना। प्लीज पापा चलिए ना। सीता और लक्ष्मी के बार बार जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लहंगे का घर था, पर घर के अंदर की सभी चीजें जादुई थी। घर के अंदर सब कुछ अपने आप काम हो रहा था। रसोई में अपने आप खाना बन रहा था, बर्तन अपने आप धुल रहे थे और कपड़े भी अपने आप साफ हो रहे थे।
ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीता हैरान होकर अपने पिता से कहती है, पापा ये तो कोई जादुई लहंगे का घर लग रहा है। हम लोग जादुई लहंगे के घर में आ गए हैं। इस घर में जरूर कोई न कोई होगा। इसके बाद सीता घर में आवाज लगाती है, पर घर में कोई भी नहीं होता है। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो इस घर में कोई भी नहीं लग रहा है। लगता है इस लहंगे के घर में कोई भी नहीं रहता। शायद ये घर जादुई है, इसलिए खाली पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर ये जादुई लहंगे का घर है किसका? और फिर लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, पता नहीं ये घर किसका है, पर अब से ये घर हमारा है। जब तक इस घर में कोई भी नहीं आता है, तब तक हम लोग ही इस घर में रहेंगे। इसके बाद वो सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर घर में कोई भी नहीं आता है। उस जादुई लहंगे के घर में सब कुछ अपने आप होता था। यहाँ तक कि उस घर में एक पैसों का पेड़ भी था, जो उन लोगों को बहुत सारे रुपए देता था। और उसी पेड़ से रुपए लेकर चंदन ने अपना घर सुनील से वापस ले लिया था। पर अभी भी वो लोग उसी जादुई लहंगे के घर में ही रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग घर में आराम से बैठे होते हैं कि तभी अचानक उस जादुई लहंगे के घर में एक परी प्रकट होती है। उस परी का नाम सोनपरी होता है। सोनपरी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इस पर चंदन सोनपरी से कहता है, ये आपका घर है क्या? हाँ, ये मेरा घर है। मैंने ही इस जादुई लहंगे के घर को आसमान में बनाया है और मैं कभी कभी इस घर में आती रहती हूँ। पर तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इसके बाद चंदन सोनपरी को सारी बातें बता देता है। चंदन की बात सुनने के बाद सोनपरी चंदन से कहती है, मुझे खुशी हुई कि मेरे इस जादुई लहंगे के घर में किसी को तो पनाह और मदद भी मिली। जरूर वो जादुई सीढ़ियाँ मेरे इस जादुई लहंगे ने ही प्रकट की होगी, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। आज से ये घर तुम्हारा है। आज से तुम इस घर में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं तो कभी कभी ही यहाँ पर आती हूँ। इस पर लक्ष्मी खुश होकर सोनपरी से कहती है, क्या सच में ये घर आज से हमारा हुआ? हाँ, ये घर अब तुम्हारा हुआ। आज से तुम लोग ही इस घर में रहा करोगे। पर याद रखना कि कभी भी इस घर में बुराई ना आ पाए, क्योंकि यदि इस घर में बुराई आ गई तो ये जादुई लहंगे का घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर सीता सोनपरी को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और ना ही इस घर में कभी भी कोई बुराई आ पाएगी। हम लोग हमेशा इस घर को संभाल कर रखेंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इस घर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि इस घर के बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो लोग इस घर पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। जी सोनपरी, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इस घर के जादुई रहस्य को किसी को भी पता नहीं लगने देंगे और हम हमेशा इस घर में ही रहेंगे, जिससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सोनपरी कुछ दिन उसे जादुई लहंगे के घर में उन लोगों के साथ रुकती हैं। फिर अगली सुबह वो वहाँ से चली जाती हैं। सोनपरी के जाने के बाद चंदन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, सोनपरी बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने हमें अपना घर उपहार में दे दिया। हम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमारी किस्मत वाकई में बहुत ही अच्छी है। और इस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है,
किसी गांव में रानी, कोमल और पिंकी नाम की 3 सहेलियां रहती थीं। तीनों बहुत ही लालची और हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती थीं। फिर एक दिन तीनों समंदर में मछलियां पकड़ने जाती हैं। लेकिन तभी समंदर के किनारे उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। वो जलपरी बुरी तरह घायल थी। तभी जलपरी उन तीनों को देखकर उनसे मदद मांगने लगती है। मैं पूरी तरह घायल हूँ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। हम तेरी मदद क्यों करें? हमारे पास बेकार का टाइम नहीं है। हम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आई हैं। तेरी मदद करने के चक्कर में हम अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, तुमने सही कहा। चलो जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। ये सुनते ही तीनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। क्या सच में? क्या तुम हमें सोना दोगी? हाँ, मैं तुम्हें सोना दूंगी, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन ही काम करती हैं। तुम्हारा बर्थडे कब है? इसी महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर तीनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, 15 तारीख तो 2 दिन के बाद है। लेकिन मेरे बर्थडे को तुम्हें बहुत ही शानदार तरीके से मनाना होगा, तभी मेरी शक्तियाँ काम करेंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी को अच्छी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो तीनों जलपरी को उठाकर अपने घर ले जाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर देती हैं। अब हमें जलपरी के बर्थडे की तैयारी करनी होगी, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? तभी उन्हें सपना नाम की एक लड़की सड़क पर फल बेचते हुए दिखाई देती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे वाह, पैसों का जुगाड़ तो हो गया समझो। ये सपना रोज फल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। आज रात होते ही हम इसके घर पर जाकर सारे पैसे चुरा लेंगे। इस तरह वो तीनों गरीब सपना के घर से पैसे चुराने का प्लान बना लेती हैं। फिर रात होते ही वो तीनों सपना के घर में घुसकर उसकी अलमारी में रखे सारे पैसे चुरा लेती हैं। चलो, पैसों का जुगाड़ तो हो गया। फिर अगले दिन अपने घर से सारे पैसे गायब देख सपना हैरान रह जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? मेरे सालों की मेहनत की कमाई कौन चुरा ले गया? सपना को रोते हुए देख तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। हमने सपना के घर में चोरी कर ली और उसे कुछ पता भी नहीं चला। अब हम इन पैसों से जलपरी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। उसके बाद वो तीनों पूरे घर को सजाकर जलपरी के लिए 5 स्टार होटल से महंगा खाना और बड़ा सा बर्थडे केक ऑर्डर करके मंगा लेती हैं। देखते ही देखते वो तीनों जलपरी के बर्थडे में बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं। अपनी इतनी खातिरदारी देख जलपरी बहुत खुश होती है। इस तरह वो तीनों बहुत ही शानदार तरीके से जलपरी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। देखो जलपरी, जैसे तुमने कहा था, हमने बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है। चलो, अब हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई सोना नहीं देने वाली। तुम तीनों अपने आप को बहुत ही होशियार समझती हो ना, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूँ। मुझे सब पता है। तुम तीनों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़की के यहाँ से पैसे चुराकर मेरा बर्थडे मनाया है। इसीलिए मैं उस लड़की को सोना देकर उसकी गरीबी दूर करूँगी। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो जलपरी? तुम तो हमें धोखा दे रही हो। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़कियों के साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए।
इतना कहकर जलपरी हवा में उड़ते हुए सपना के घर में पहुंच जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर में सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। ये देख सपना बहुत खुश होती है। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे लिए है सपना। इन्हें बेचकर तुम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जियो। अब तुम्हें जिंदगी में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। इस तरह जलपरी सपना को अमीर बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। सपना को खुश होते हुए देख तीनों सहेलियों को उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो तीनों सहेलियां अपना सर पीट कर रह जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जलपरी की जादुई बर्थडे पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हमें बहुत ही पछताना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है, किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुंचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ, ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ, उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।